हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। और आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे जावा लैंग्वेज के बारे में। तो जावा लैंग्वेज को एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और जावा लैंग्वेज के सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम अच्छे से कवर करेंगे। तो यदि कैंपस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जावा लैंग्वेज आप किसी फ्रेमवर्क, जावा की जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको सीखने के लिए या फिर एंड्रॉयड सीखने के लिए आप जावा सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आप देख सकते हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से जावा को स्टार्ट करेंगे और एक बहुत सही लेवल तक ले जाके जावा को फिर हम छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ जावा लैंग्वेज, उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा लैंग्वेज, देन हम देखेंगे व्हाई जावा लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ जावा लैंग्वेज फॉर यू गाइस, एंड एट द लास्ट फीचर्स ऑफ जावा लैंग्वेज। तो व्हाट इज़ जावा लैंग्वेज? जावा एक जनरल पर्पस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जनरल पर्पस का मतलब हुआ कि जावा से हम ऑलमोस्ट सारे टाइप के काम को कर सकते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, इसको हम मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज कर सकते हैं, बिग डेटा में यूज कर सकते हैं। तो जावा को हम बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं, इसलिए एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है ये आगे चल के हम देखेंगे। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स होते हैं जैसे कि क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब को ये फॉलो करती है, इसलिए ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा लैंग्वेज। तो 90s में अमेरिका में एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। ये बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर्स एज वेल एज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों को सेल करने का काम करती थी और आगे चल के जावा लैंग्वेज इसी में इन्वेंट हुई। तो इस कंपनी के जो को फाउंडर्स थे, तो 4 को फाउंडर ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था। उनमें से एक इंडियन थे जिनका नाम था विनोद खोसला। तो इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1995 को। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से की थी। उसके बाद मास्टर्स इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। देन फिर 2014 में फोर्ब्स मैगज़ीन के 400 रिचेस्ट अमेरिकन में इनका नाम भी था। तो ये मतलब कुल मिलाकर एक इंडियन है और जावा लैंग्वेज जिस कंपनी में बनी ये उसके को फाउंडर थे। तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है। तो वो बात अलग है कि सन माइक्रो सिस्टम के बनने के 2 साल बाद ही इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम को छोड़ दिया था। उसके बाद ये जो आपको फ़ोटो में दिख रहा है ये जेम्स गॉसलिन है। जेम्स गॉसलिन ने 26 ईयर सन माइक्रो सिस्टम में काम किया। 1984 से 2010 तक, जब तक सन माइक्रो सिस्टम रही तब तक जेम्स गॉसलिन ने सन माइक्रो सिस्टम में काम किया। और 90s में सन माइक्रो सिस्टम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से थी कि 90s में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसको अपनी मशीन पर बनाया, तो मैं जिस मशीन पर बना रहा हूँ, जिस लैपटॉप कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, उस लैपटॉप कंप्यूटर में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हो सकता है कि वो विंडोज़ हो या फिर लिनक्स हो या फिर मैक OS हो। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैंने कोई एक प्रोग्राम बनाया। अब किसी दूसरी मशीन पर उसी सेम प्रोग्राम को ले जाकर मैं यदि रन करता हूँ तो यहाँ से 2 केस हैं। या तो उस मशीन में भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो मेरी पहली वाली मशीन में था, या फिर अलग होगा। तो यदि सेम होगा तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, और यदि सेम नहीं होगा तो फिर प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती थी? क्योंकि 90s में जो भी जावा लैंग्वेज से पहले लैंग्वेजेस हुआ करती थी वो एक भी उनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी, और यदि थी भी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। तो सन माइक्रो सिस्टम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जेम्स गॉसलिन। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर जेम्स गॉसलिन ने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया। 1955 में जेम्स गॉसलिन ने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया इसका, और फिर ऑफिशियल वर्जन 1996 में रिलीज़ हुआ। तो शुरुआती दिनों में जावा लैंग्वेज कुछ बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही प्रोग्रामिंग कम्युनिटी को ये रियलाइज़ हुआ कि जावा एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, और जैसी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी प्रोग्रामिंग कम्युनिटी चाह रही थी कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हो, साथ ही साथ पावरफुल भी हो, तो जावा में वो सारी की सारी स्पेशलिटीज़ हैं।
तो फिर धीरे धीरे करके जावा लैंग्वेज टाइम के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती गई। और आज के टाइम में यदि हम जावा लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी की बात करें तो मोर देन 3.5 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम पर रन हो रहे हैं। इसके अलावा एक स्लोगन भी चलता है जावा के नाम से कि जावा इज़ एवरीवेयर। तो आप अपने अगल बगल जहाँ कहीं भी देखेंगे बहुत सारी जगह पर आपको जावा लैंग्वेज रन होती हुई दिख जाएगी। जैसे कि आपके मोबाइल डिवाइस में ही आप देखें तो उसमें जो एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस रहते हैं उसमें से बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं वो जावा लैंग्वेज में ही डेवलप होते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी वेबसाइट्स जो सिक्योर वेबसाइट्स रहती हैं, बैंक्स की वेबसाइट्स, वो भी जावा लैंग्वेज पर बनी होती। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जावा लैंग्वेज आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है और जावा आज की तारीख में बहुत सारी जगहों पर यूज हो रही है। देन 2010 में फिर ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा सन माइक्रो सिस्टम को ख़रीद लिया गया। तो जावा जो है वो सन माइक्रो सिस्टम का ही प्रोडक्ट था, तो फिर जावा जो है ओरेकल का प्रोडक्ट बन गया। तो फर्स्ट वर्जन से लेकर 2010 तक सारे के सारे वर्जन जो हैं वो सन माइक्रो सिस्टम ने रिलीज़ किए और 2010 के बाद जावा के सारे वर्जन्स ओरेकल कॉर्पोरेशन रिलीज़ कर रहा है। तो इस टाइप से कुछ जावा लैंग्वेज की हिस्ट्री थी। इसको सन माइक्रो सिस्टम में बनाया गया। उसके बाद 2010 में फिर ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा सन माइक्रो सिस्टम को ख़रीद लिया गया। तो करंट में जावा जो है ओरेकल का एक प्रोडक्ट है, बट इसको बनाया किसने था? सन माइक्रो सिस्टम ने इसको बनाया था। अब हम देखते हैं वाई जावा लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो प्रीवियसली मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि जावा बहुत ज़्यादा फेमस लैंग्वेज अभी हो चुकी है। मोर देन 3.5 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो जावा पर रन हो रहे हैं। इसके अलावा इस स्लाइड में मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लिखा हुआ है जो जावा लैंग्वेज को यूज करती हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी कंपनी इंक्लूडेड है इसमें, जैसे कि नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट, ऊबर, फ्लिपकार्ट, फ़ोनपे, गूगल, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, स्पॉटिफाई, अमेजोन। तो ये सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और ये जावा लैंग्वेज को यूज़ कर रही हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जावा लैंग्वेज को यूज़ कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि जावा लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। ओके ठीक है, अब हमको ये समझ में आ गया कि जावा लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट, इसको बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं, लेकिन फिर भी ये लैंग्वेज हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो गाइस यदि आप जावा लैंग्वेज को एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आप जावा की सारी फ्रेमवर्क्स पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा आप बिग डेटा में जा सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं या फिर टेस्टिंग में जा सकते हैं। तो इतनी सारी जगहों पर इतनी सारी वेरियस टेक्नोलॉजीज़ पढ़ने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, इसलिए जावा लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो देखिए इस स्लाइड में जैसे कि मैंने यहाँ पर जो ऊपर 3 चीज़ें दिख रही हैं, स्प्रिंग, हाइबरनेट और स्ट्रट, ये तीनों की तीनों जावा की फ्रेमवर्क्स हैं जो वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती हैं। इनमें से जो स्प्रिंग बूट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज की तारीख में स्प्रिंग बूट सिक्योर वेबसाइट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो जितनी भी बैंक्स की वेबसाइट होती हैं या जो भी जहाँ पर सिक्योरिटी मेजर इशू होता है तो वो जावा लैंग्वेज पर बनाई जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लैंग्वेज जो हैं स्प्रिंग बूट का यूज़ करके बनाई जाती हैं। उसके बाद जो हडूप है, हडूप एक बिग डेटा का फ्रेमवर्क है। तो बिग डेटा बेसिकली क्या होता है कि आज जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, तो इनके पास बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उस टेक्नोलॉजी को हम बिग डेटा बोलते हैं। तो बिग डेटा का एक फ्रेमवर्क है हडूप, इसके लिए भी जावा लैंग्वेज यूज़ की जाती है। उसके बाद एंड्रॉयड से तो हम सारे के सारे फैमिलियर हैं ही। एंड्रॉयड में जो आपको एप्लीकेशंस दिखते हैं अपने मोबाइल पर, तो उन एप्लीकेशंस में से ज़्यादातर एप्लीकेशन जो हैं वो जावा लैंग्वेज पर ही डेवलप किए जाते हैं। जितने भी नेटिव एप्लीकेशन हैं तो नेटिव एप्लीकेशन में से 75% एप्लीकेशन जो हैं वो जावा लैंग्वेज पर ही डेवलप किए जाते हैं। देन आता है JDBC। तो JDBC बेसिकली डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। तो इसके थ्रू हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बना सकते हैं विथ डेटाबेस कनेक्टिविटी। उसके बाद आता है JSP। तो JSP का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेस, और ये बेसिक लेवल की जो वेबसाइट होती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन फिर जावा FX। तो जावा FX जो है वो बहुत ही शानदार डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में। तो जावा FX के थ्रू हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं और उनमें बहुत अच्छी डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन JUnit और सेलेनियम। तो ये दोनों के दोनों टेस्टिंग के फ्रेमवर्क हैं। इनमें से सेलेनियम बहुत ज़्यादा यूज होता है आज इंडस्ट्री में, आज की तारीख में। तो जावा लैंग्वेज का जो हम कोड लिखते हैं बेसिकली उसको फिर हमको टेस्ट भी करना पड़ता है। तो वो जो टेस्टिंग का काम होता है इन दोनों फ्रेमवर्क से हम कर सकते हैं, और इनमें से सेलेनियम जो है वो थोड़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये तो मैंने कुछ ही चीज़ें यहाँ पर स्लाइड में मेंशन की हैं। जावा इतनी सारी जगहों पर यूज होता है और जावा लैंग्वेज पढ़ने के बाद हम इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि वो सारी की सारी एक स्लाइड में लिखना
पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कुछ खास थी जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। तो आप एक बार यदि जावा लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं तो आप ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ पढ़ने के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं। साथ ही साथ आप इसके अलावा कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि सीखना चाह रहे हैं तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो उसके बाद आप किसी दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और वो आप बहुत ईजिली समझ भी पाएंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रहती है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स चेंज नहीं होते, जस्ट लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो जावा में लिखने के लिए कोई और सिंटेक्स यूज़ हो रहा होगा और कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि आप यूज़ करते हो तो उसमें लिखने का तरीका कुछ और यूज़ हो रहा रहेगा, बाकी जो फीचर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो आप इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, साथ ही साथ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ ये आपको कैंपस में भी हेल्प करती है, क्योंकि कैंपस के लिए डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आपको यदि जावा लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम देखते हैं फ़ीचर ऑफ जावा लैंग्वेज। तो जावा लैंग्वेज के बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला फ़ीचर है सिंपल। तो जावा का जो सिलेबस है वो भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन उन सिलेबस के एक एक टॉपिक को आप ध्यान से देखें तो वो बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जावा लैंग्वेज इज़ सिंपल। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा लैंग्वेज, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ प्रीवियसली भी, कि जावा लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ़ीचर्स को सपोर्ट करती है। सारे 100% फ़ीचर्स को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बहुत सारे फ़ीचर्स को ये सपोर्ट करती है, इसलिए ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्यों 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आगे की वीडियोस में हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ़ीचर है सिक्योर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैंक की वेबसाइट रहती हैं या जहाँ पर सिक्योरिटी मेजर इशू होता है वहाँ पर जावा लैंग्वेज को यूज किया जाता है। तो जावा लैंग्वेज एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसकी बात तो हम इतनी देर से कर ही रहे हैं। यदि जावा का कोड आप किसी मशीन पर लिखते हैं, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अलावा किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन पर भी हम जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। उसके बाद जावा लैंग्वेज को हम डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में भी रन करवा सकते हैं। जावा डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में भी रन करवाई जा सकती है। देन फिर आता है नेक्स्ट फीचर मल्टी थ्रेडेड। तो ये एक जावा का बहुत ही ख़ास फीचर है। इसके थ्रू हम जावा में पैरेलल प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि यदि कोई दो टास्क हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब एक टास्क को कंप्लीट होने के लिए दूसरे टास्क की ज़रूरत नहीं पड़ रही, दूसरे को कंप्लीट होने के लिए पहले की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो उन दोनों टास्क को हम पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बेसिकली ये एक इल्यूज़न होता है, क्योंकि यदि हमारे कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर है तो दो प्रोसेस हम एक साथ नहीं करवा सकते। तो दोनों टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम टास्क को एज अ थ्रेड अज्यूम करते हैं और एक एक थ्रेड को प्रोसेसर का थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाते हैं। तो ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि हमको लग रहा होता है कि पैरेलल प्रोग्रामिंग हो रही है, ये दोनों टास्क एक साथ रन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा रहता है कि प्रोसेसर का थोड़ा थोड़ा टाइम दोनों थ्रेड्स को दिया जाता है या मल्टीपल थ्रेड्स को दिया जाता है, तो हमको लगता है कि ये मल्टीटास्किंग हो रही है या फिर पैरेलल प्रोग्रामिंग हो रही है। देन फिर नेक्स्ट फीचर आता है डायनामिक। तो जावा जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। इसमें एक न्यू कीवर्ड रहता है जिसके थ्रू हम नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको आगे हम देखेंगे कि ये कैसे यूज होता है। देन फिर नेक्स्ट फीचर है गार्बेज कलेक्शन। तो जैसे कि जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी C++, तो उसमें यदि कोई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम करते हैं तो उसमें मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो जैसे आपने C++ यदि पढ़ी होगी तो न्यू कीवर्ड के थ्रू यदि मैं कोई मेमोरी डायनामिकली एलोकेट यदि कर रहा हूँ तो फिर डिलीट कीवर्ड के थ्रू मेरे को उसको डिलोकेट करना पड़ता था। बट जावा हमको गार्बेज कलेक्शन का फीचर प्रोवाइड करवाती है, जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए। जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहे रहते हैं उनको जावा खुद ब खुद रिलीज़ करता है। तो ये कुछ खास फीचर्स थे जावा लैंग्वेज के। तो गाइस इस सीरीज़ में हम जावा को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एकदम बेसिक से उठाकर और एक बहुत तगड़े लेवल पर ले जाकर हम जावा को छोड़ेंगे। तो आप इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए। और जावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, तो इस जावा लैंग्वेज को सीखने की जर्नी को एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।